नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। जी हाँ दर्शकों, अपनी भाषा की उन्नति के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। और हिंदी भाषा, यह तो भाषा सेतु का काम करती है, लोगों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था और आज 75 वर्ष बाद राजभाषा डायमंड जुबली मनाया जा रहा है। और इस 75 वर्ष में हिंदी भाषा किस तरह की यात्रा तय कर पाई है? क्या यह सिर्फ नियम, कानून और फाइलों तक सीमित रही है या फिर प्रशासनिक चेतना का हिस्सा बनकर रही है? इस विशेष चर्चा पे बातचीत करने के लिए जो हमारा विषय है राजभाषा हिंदी प्रगति के पथ पर, हम चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं मुख्य प्रबंधक राजभाषा डॉक्टर साकेत साहे, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में पदस्थापित हैं और वर्तमान में हैदराबाद में पोस्टेड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके बारे में आपको बता दें दर्शकों कि आपको 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दुष्यंत स्मारक संग्रहालय के सौजन्य से आपको राजभाषा उन्नयन हेतु सम्मानित किया गया था और बिहार सरकार के द्वारा भी आपको सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि सम्मान प्राप्त हो चुका है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको साहित्य श्री कृति सम्मान सम्मानित किया जा चुका है। और इस प्रकार आप कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी जा चुके हैं और आपकी कई रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते रहती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में सर। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि राजभाषा डायमंड जुबली जो इस साल मनाया जा रहा है, तो इतनी लंबी यात्रा में सरकारी कामकाज में हिंदी को कितना स्वीकार किया गया है, उसको कितनी स्वीकार्यता मिली है और इसको हम किस रूप में देखते हैं? क्या यह औपचारिकता मात्र है या वाकई प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा यह वास्तविक भाषा बन पाई है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा और दर्शकों को कि मुझे और दूरदर्शन का आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और ये राजभाषा की स्वीकार्यता है और स्वयं मेरे कार्यों की स्वीकार्यता है कि आपने मुझे राजभाषा के लिए आमंत्रित किया। तो जो भारत का लोक प्रसारक है वो यदि राजभाषा को भारत सरकार सम्मानित देता है स्वीकारता, तो जन जन की भाषा हिंदी है। तो हम राजभाषा इसीलिए बनी है हिंदी क्योंकि ये जन जन की भाषा है। और जैसे कि आपने बताया प्रारंभ में कि 75 वर्षों की यात्रा, हीरक जयंती मनाया भारत सरकार ने राजभाषा का, तो हीरक जयंती मनाए जाना अपने आप में ही। और मैं आपको एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की स्थापना हुई, उसका भी स्वर्ण जयंती मनाया गया था जून 1975 के कारण। तो अभी राजभाषा का जो एक सफ़र है, एक हीरक जयंती और स्वर्ण जयंती के रूप में, वो देश में एक नया मुकाम प्राप्त कर चुका है। और आप देश के किसी भी सरकारी कार्यालय में, सुदूर केरल से कन्याकुमारी जाइए, सिलचर जाइए, गंगटोक जाइए, आप हर जगह जो भी सरकार के कार्यालय हैं वहाँ पे हिंदी में सूचनाएं जरूर आप प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि राजभाषा का मतलब है जन की भाषा। और भारत सरकार का यह प्रयास है, जो भी उसके स्वतः जो अधीनस्थ संगठन है उनका यह प्रयास है कि हम राजभाषा को जन जन तक कैसे पहुँचाएं। तो भारत सरकार के हर संगठन, हर उपक्रम, हर कार्यालय समर्पित है हिंदी के लिए। और यह जनता भी चाहती है कि चूंकि स्वाधीनता आंदोलन के सफर से हिंदी बनी है राजभाषा, तो राजभाषा राष्ट्रभाषा से हिंदी राजभाषा को मुकाम पाई है, क्योंकि भारत की यही एकमात्र भाषा है जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये लोक भाषा और स्वाधीनता आंदोलन की भाषा है, राष्ट्रीय नेतृत्व की भाषा रही है। जी, तो राजभाषा अगर हम सरल शब्दों में जानना चाहें तो राजभाषा के अधिनियम क्या क्या हैं और किस प्रकार एक सरल व्यक्ति भी इसको सरल रूप से ग्रहण कर सकता है? क्या यह कानूनी रूप से बाध्य है कि आपको इसको स्वीकार ही करना है और इस भाषा को अनुपालन करना है, बोलना है? तो कृपया हमारे दर्शकों को राजभाषा अधिनियम के बारे में बताएं। देखिए, संघ की जो राजभाषा नीति है उसका मूल भाव जो है प्रेरणा और प्रोत्साहन की है, क्योंकि भाषा प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से आगे बढ़ती है। और हिंदी यदि जन जन तक पहुंची है
तो वो अपनी उपयोगिता और जन से जुड़ाव तक पहुंची है। संघ की राजभाषा नीति आप सभी को पता है, आपने जैसा बताया प्रारंभिक उद्बोधन में ही, कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा घोषित किया था और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि माना था। और उसकी जो गिनती है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। मैं आपको एक राजभाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है गिनती, जो भारतीय अंक है। मैं कई हमारे जो नई पीढ़ी है उनको रोमन गिनती, जो हमारी गिनती है जो संविधान ने स्वीकृत किया है, वो वास्तव में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। और संविधान सभा में इस पर 3 दिन बहस चली थी कि हम तो, चूंकि पूरी दुनिया को गिनती भारत ने सिखाई है, 0 से 9 तक आर्यभट्ट का आप सभी ने नाम सुना होगा बिहार, तो वो 0 से 9 तक हमारा गिनती है। उसको इसीलिए पुराने जो किताबें वहाँ पे लिखे रहते हैं कि इंडो अरेबिक, मतलब भारत का गिनती, और अरबों ने यूरोपियंस को सिखाया। तो लेकिन इसलिए जब संविधान सभा गठित हुई तो उसको भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कहा गया। तो राजभाषा के 3 पक्ष हैं, लिपि देवनागरी, हिंदी भाषा और अंक भारतीय अंक। और अब आप बताएं कि क्या क्या अनुच्छेद है। तो देखिए, शुरू में 1963 पहले बीजी खेर कमीशन बना था गोविंद, उसके बाद राजभाषा आयोग बना, पंत आयोग बना, और फिर आपको उसके बाद जब 55 में उन्होंने समिति ने प्रतिवेदन दिया तो था कि 15 साल तक हिंदी राजभाषा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों चलेंगे। बाद में भारत में भाषा का विभेद न हो, तो उन कारणों से सर्वसम्मति से राजभाषा अधिनियम 1963 आया, ताकि हिंदी को वरीयता दी जाए और अंग्रेजी साथ साथ चले, जब तक कि भारत के सभी राज्यों की विधानसभाएं सर्वसम्मति से हिंदी को अपना लें। और उसी के कारण फिर 1976 में राजभाषा नियम आया। क ख ग में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण किया। क का मतलब है, मैं सरल भाषा में बता रहा हूं, जिन राज्यों की विधानसभाओं ने हिंदी को स्वीकारा प्रथम भाषा के रूप में, वो क क्षेत्र के राज्य हैं, उनकी भाषा, प्राथमिक भाषा हिंदी है। जिन राज्यों की विधानसभाओं ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया, जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, वो ख क्षेत्र में आते हैं। और जिन राज्यों की विधानसभाओं ने यह प्रस्ताव पारित किया कि नहीं, अभी हम हिंदी में कार्य करने में उतने सक्षम नहीं हैं, उन्होंने संविधान का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने बोला कि हिंदी में हम भी उतने सक्षम नहीं है, इसलिए हमें अपनी भाषा में अंग्रेजी की स्वतंत्र, क्योंकि हमारी जो पूरी पृष्ठभूमि है वो अंग्रेजी राज के बाद बदली नहीं है, तो हम दोनों को चलाएंगे। तो वो क्षेत्र, वो राज्य ग क्षेत्र में आए जी। उसके बाद 1976 में 9 नियम बने। राजभाषा अधिनियम 1963 में भी 7 नियम है कि नियम 1 जो है राज्यों को बताता है कि कैसे, और इसी में उन जो 343 है वो सब उसी का है। 344 है जो राजभाषा आयोग की, भाषिक आयोग की बात करता है। 345 जो है कैसे राज्यों की भाषा के बारे में हो, कैसे हम राज्य अपनी भाषा, जैसे पश्चिम बंगाल की भाषा बांग्ला है, तो तमिलनाडु की भाषा तमिल है, तो हमारा संविधान भारत की सभी भाषाओं को समान अधिकार और सम्मान देता है। वो राज्यों को ये स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाएं। अनुच्छेद 346 जो है वो परस्पर राज्यों के पत्राचार पर बात करता है। 347 उस पे, और 348 जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, जैसे 5 जो राज्य हैं उन्होंने अपनी न्यायालयों में, बिहार उसमें राज्य है, मैं बिहार की अभी मिट्टी पर बैठा हूं, तो आप सभी को गर्व होगा, बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसने हिंदी को वर्ष 1881 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। जैसे भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है, वैसे बिहार ने 1881 में हिंदी को अपनी जबकि बिहार की भी प्राथमिक भाषाएं भोजपुरी, मैथिली वो है, लेकिन उन्होंने हिंदी को राष्ट्र प्रेम में 1881 में अग्रणी नेतृत्व के प्रति इस भूमिका को ग्रहण किया। और इसी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे हमारे अन्य भारतीय नेताओं ने जो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा रखने में अग्रणी भूमिका है। मैं यहाँ पे राजभाषा में संविधान सभा के बाद भी सदन में बहसों के दौरान हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही कि राजभाषा हिंदी को कैसे हम आगे बढ़ाएं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है संविधान और संविधान सभा के दौरान भी।
जी, जी। तो जैसा कि आपने बताया कि अपने क्षेत्र की भाषा आप रख सकते हैं, द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा और तृतीय भाषा भी रही है। और जैसे बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने भी त्रिभाषा फॉर्मूला की बात कही थी, और अभी भी ये बात है कि आप एक क्षेत्रीय भाषा या द्वितीय भाषा रख सकते हैं अपनी मातृभाषा के अलावा भी। तो ये बड़े गर्व की बात है कि बिहार ने इसको बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। और सर, अभी जो 25-26 जो वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में क ख ग की क्षेत्र की जो बात की है और उसके नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, तो आपके अनुसार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र गैर हिंदी भाषी भी हैं और कुछ उत्तरी क्षेत्र आते हैं, दक्षिणी क्षेत्र आते हैं, तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार हो पाएगी? क्या चुनौतियाँ दिखती हैं आपको? देखिए, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई समितियां गठित हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसी में श्रेष्ठ समिति है संसदीय राजभाषा समिति, जो कार्यालयों का, केंद्र सरकार के कार्यालयों का निरीक्षण करती है। और उसी के 1975 में इसका ये हुआ था। और 1968 में संघ की राजभाषा संकल्प 1968 के तहत संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से राजभाषा संकल्प जारी किया था, और उसी के अनुक्रम में वार्षिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अच्छा। तो उसमें लक्ष्य दिए जाते हैं क ख ग क्षेत्र के लिए। जैसे अभी वर्तमान में संशोधन किया गया है ग क्षेत्र के लिए, जो पहले 55% था उसको अभी 60% किया। अब जहाँ तक चुनौतियों की बात आती है, देखिए अभी हिंदी ने प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा और अन्य प्रयासों से हिंदी ने एक महत्वपूर्ण सफर हासिल किया है। जब आप संघ की सेवा में आते हैं, भारत सरकार के कार्यालय में आते हैं, तो आमतौर पर जो भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के या राज्य के शिक्षा बोर्ड के भी विद्यार्थी होते हैं, हिंदी उनकी प्राथमिक या द्वितीय भाषा जरूर रहती है। तो इतनी सरल हमारी प्रणाली है कि कोई भी कार्मिक अपनी इच्छा शक्ति से सरलता सहजता से हिंदी में काम कर सकता है। और हिंदी चूंकि अपनी भाषा है, अंग्रेजी से ज़्यादा सरल है। और प्रशिक्षण की भी हमारे यहाँ प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ की व्यवस्था है, और अन्य ऑनलाइन में भी लीला की पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। लेकिन अभी शिक्षा की व्यवस्था बहुत है कि अधिकांश कार्मिक जो अभी आते हैं वो कुछ एक राज्यों को छोड़ दे, तो उनकी हिंदी, मैं स्वयं अपने कार्यालय में देखता हूं कि अभी हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है। अधिकांश लोग इस देश में लिखना, पढ़ना और समझना जानते हैं। इसलिए हमारे देश के हर कोने में हिंदी बोली, समझी और लिखी भी जाती है। चाहे आप तमिलनाडु का नाम ले या कर्नाटक का नाम ले। अभी हाल ही में कर्नाटक में भी हिंदी को जो अधिकांश विद्यार्थी हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में या उसके राज्य, उन्होंने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में चुना। तो ये हिंदी के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत है, क्योंकि लोग जानते हैं कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, और पूरे देश में यदि हमको स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी, इच्छा से एक भाषा ऐसी चुननी है जो हमें सबको साथ लेके चल सके, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो हिंदी उसमें प्राथमिक भाषा हो सकती है। क्योंकि ये देश के अधिकांश, ऐसा यूनेस्को और कई संगठनों का ऐसे सर्वे है कि हिंदी को देश की 93% आबादी लिखित, मौखिक या उसमें वाचिक रूप से समझती है। जी, पूरे विश्व में हिंदी तो बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ रही है। अगर हम मॉरिशस की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, तो बहुत सारे हमारे हिंदी भाषी लोग वहाँ पे बसते हैं। और सर, आपने बातों के जिक्र में लीला ऐप्स के बारे में बताया था। ये बताइए कि लैंग्वेज का किस तरह का ऐप है, क्योंकि हर क्षेत्र में हम नए नए ऐप्स देखते हैं जिसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो ये लीला ऐप के माध्यम से सरकारी अधिकारी किस प्रकार से जुड़ रहे हैं और उनके लिए ये सीखना कितना सरल होता जा रहा है? भारत सरकार का जो वेबसाइट है गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का, उसको कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता है। वो उस वेबसाइट पर लीला ऐप है, लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इन सब की हम बात बीते 2 सालों से कर रहे हैं। भारत सरकार का राजभाषा विभाग ने आज से 10 साल पहले, 2010-12 साल पहले इन्होंने लर्न इंडियन लैंग्वेज आर्टिफिशियल की शुरुआत की, और इसका एक अच्छा प्रतिसाद है। कोई भी व्यक्ति इसको, न केवल भारत सरकार के कर्मचारी, एक सामान्य व्यक्ति भी इसके माध्यम से सीख सकता है। और इसकी प्राथमिक भाषा वो भाषा है इंग्लिश और तमिल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। कन्नड़, और जैसे कोई कन्नड़ भाषी व्यक्ति है वो हिंदी सीखना चाहता है, तो वो अंग्रेजी यदि उसकी जानता है और कन्नड़, तो वो सीख सकता है।
जी, उसके माध्यम से सीख जी, सकता जी। है। तो यहाँ पर एक भारत सरकार ने एक लॉन्च किया था कंठस्थ 3.0 बहुभाषी ऐप। तो इसके बारे में बताएंगे कि वो किस प्रकार, वो चूंकि स्मृति आधारित अनुवाद करता था, तो अब ट्रांसलेशन कितना आसान हो गया है, और अब जो गांधीनगर में सम्मेलन हुआ था राजभाषा का, तो उसमें किस प्रकार के निर्णय सामने आए हैं? जो अनुकंठस्थ है उसका भी नाम हो गया है अनुवाद सारथी भारती, और ये बहुत ही परिष्कृत और बहुत ही उन्नत ऐप है। और इसके फायदे इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो यदि कोई हम निजी वेबसाइट पर जाकर किसी और का से अनुवाद करते हैं तो उसमें साइबर हैकिंग का या हमारे आंकड़ों की चोरी का, दुरुपयोग का खतरा है। लेकिन यह एक सुरक्षित और भारत सरकार का ऐप है, तो ये सबसे बड़ा इसका फायदा है कि हम आज की जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो जाल है उसमें इसका दुरुपयोग से सुरक्षित है। और ये ऐप जो है ये भारत की 18 भाषाओं में, मुझे 15 या 18 भाषाओं में यह भी सुलभ है, और इसकी इसीलिए ये बहुभाषी ऐप है। और ये जो अभी भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदी, आपने जैसे आपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि भाषा सेतु का काम करती हिंदी, तो अभी तक हम हिंदी अंग्रेजी के आधार पर अनुवाद करते थे, लेकिन अभी हम कन्नड़ और हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं अनुवाद सारथी के द्वारा, तमिल और हिंदी में आ सकते हैं। तो जो भारत का जो भारतीय संस्कृति है उसका जो अंतर संबंध है, जो हमारे परस्पर संवाद है, वो इस ऐप को मजबूत करते हैं। और इसी कड़ी में दर्शकों को, श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का एक प्रमुख ऐप है शब्द सिंधु, जो भारत की 22 जो अधिसूचित भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उनमें शब्दकोश बनाता है। अच्छा। और ये तकनीकी रूप से इसमें 3 लाख से अधिक शब्दावली हैं। यदि आपको कोई भी शब्द देखना है तो तमिल, तेलुगु और 22 भाषाओं में इसके अर्थ देता है। और इसको आप कभी जाइएगा, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, शब्द सिंधु गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। तो आपको इसमें 3 लाख से अधिक शब्द हैं, और आपको पता चलेगा कि हमारी भारतीय भाषाएं कितनी आपस में एकता है उनमें, और जो संस्कृत का प्रभाव है, जो लोक भाषाओं का प्रभाव है, उनको हमें आपस में एकता का भी दिखाता है कि हम आपस में एक हैं। हमारी लिपि अलग है लेकिन हमारे शब्द एक हैं, हमारे संस्कार एक हैं। और इसी सब से हिंदी भी राजभाषा के रूप में, लोक भाषा के रूप में, जनभाषा के रूप में मजबूत हो रही है इन ऐपों के माध्यम से। जी। तो हिंदी भाषा अपने में ही बहुत समृद्ध है, क्योंकि इसमें कई तरह के भाषाओं के शब्दों का सम्मिश्रण है। और जैसा कि आपने बताया सर कि सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी प्रचार प्रसार बढ़ते जा रहा है। इसमें एक जो पहल मैं समझती हूँ कि भारत सरकार के द्वारा है कि वो अपने कर्मियों को कई सम्मानों से भी सम्मानित करता है अगर वो हिंदी में कार्य करते हैं, जैसे राजभाषा गौरव सम्मान, आप स्वयं भी आप सम्मानित हो चुके हैं, और राजभाषा कीर्ति जैसे पुरस्कारों से सम्मानित करता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं या कार्यालयों में काम करने वाले, उनको हिंदी के प्रति एक लगाव पैदा हो रहा है और वो बहुत ही आसानी से इसमें कार्य करना पसंद कर रहे हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, पुरस्कार प्रेरणा संघ की जो राजभाषा नीति है मूल रूप से प्रेरणा और प्रोत्साहन पर आधारित है। उसका संघ का राजभाषा नीति का उद्देश्य भी है प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से जन जन तक हिंदी का प्रचार प्रसार। तो पुरस्कार उसमें बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि पुरस्कार प्राप्त होता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है, वो नया कार्य करने से के लिए प्रेरित भी होता है। और इसी उद्देश्य के तहत भारत सरकार द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में कई तरह की पुरस्कार योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका नगर राजभाषाकरण के स्तर पर भी पुरस्कार योजनाएं चलाई जाती हैं, गृह मंत्रालय के स्तर पर भी पुरस्कार योजनाएं चलाई जाती हैं, संबंधित मंत्रालय के द्वारा भी पुरस्कार योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जो भी मंत्रालय हैं उनके द्वारा उसके अपने अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों में हिंदी में बेहतर कार्य करने का माहौल हो, उसके लिए पुरस्कार, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो उच्च स्तर का पुरस्कार है गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह में दिए जाते हैं। और उसमें भारत सरकार के जो शीर्ष प्रथम 3 कार्यालय अलग अलग श्रेणियों में संख्या बल के आधार पर उनमें को पुरस्कृत सम्मानित किया जाता है। उसमें पहला तो है कार्य के आधार पर जो पत्राचार है, उसके बाद गृह पत्रिकाओं को भी पुरस्कृत किया जाता है, वो बहुत अच्छा कदम है संदर्भ साहित्य के निर्माण के लिए। और तीसरा उसमें जो व्यक्तिगत लेखन है संदर्भ साहित्य निर्माण के लिए,
उसके लिए भी राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मुझे मेरी शुरू से एक मन में उत्सुकता रही है कि हम अंग्रेजी की भाषा को तब तक नहीं हटा सकते हैं भारत में जब तक हमारे पास संदर्भ साहित्य न हो। क्योंकि हम यदि बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप हिंदी में काम करें, पढ़ो लिखो, तो हम तब होगा जब हम हिंदी में साहित्य का निर्माण करेंगे। हिंदी साहित्य के मामले में बहुत धनी है, लेकिन तकनीकी साहित्य के मामले में हमें अभी और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। और इस दिशा में मैं आप सभी को साझा करना चाहूँगा अपने एक बात कि मेरी एक पुस्तक आई थी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भाषिक संस्कार एवं संस्कृति, उसी को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से साहित्य स्वीकृति सम्मान मिला था। जन बैंकिंग, ई बैंकिंग मेरी एक और किताब है जो बैंकिंग में वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशी, चाहे आप आजकल डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं उन सभी। उसके बाद जन बैंकिंग, ई बैंकिंग में वित्त बैंकिंग भाषा विविध आयाम को मैंने पुस्तक, उसी को बिहार सरकार ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि से मुझे पुरस्कृत किया था, सम्मानित किया था। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हिंदी तब सबकी भाषा बनेगी जब सभी हिंदी में लिखेंगे, सृजन करेंगे, और उन्हीं कड़ी में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए भी इस प्रकार के प्रेरणा प्रोत्साहन से संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं। और नराकाश के द्वारा भी मैंने पूर्व में ही कहा, और उसी के साथ साथ संगठनों के द्वारा भी पुरस्कृत किया जाता है। तो आप सभी इन पुरस्कारों के लिए भी जीत सकते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, गृह मंत्रालय राजभाषा योजनाएं हैं और संबंधित मंत्रालयों द्वारा भी योजनाएं हैं, उनमें भाग लीजिए और एक पुरस्कार करके समाज के समक्ष एक उदाहरण बनिए। जी, बहुत सुंदर। बिना संदर्भ सूची के या संदर्भ ग्रंथ के शायद उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जो उच्च शिक्षा की किताबें उपलब्ध होती हैं तो हम हिंदी में एक्सेस नहीं कर पाते हैं, अंग्रेज़ी में ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी पहल आपने बताई कि बहुत सारे तकनीकी किताबों का भी आपने निर्माण किया है जिसमें संदर्भ ग्रंथ हैं। तो सर, ये आप बताइए कि जैसे सरकारी कार्यालयों में विशेषकर देखा जाता है कि हिंदी दिवस के अवसर पर वहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं और पुरस्कार भी मिलते हैं। तो ये किस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और उसमें किस प्रकार से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जाता है? देखिए, भाषा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा और प्रोत्साहन की साधन है, माध्यम है। क्योंकि कहा जाता है कि भाषा पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाती है। पशु और मनुष्य में एकमात्र अंतर है भाषा का। उसी कड़ी में संघ ने जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, तो चूंकि संघ का, भारत सरकार का उद्देश्य है कि उसकी राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को, प्रोग्रेसिव यूज को बढ़ाएं, तो उसी कड़ी में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और कई कार्यालयों में हिंदी माह और पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। तो उसी में जो भी अलग अलग तरह की लेख, उसमें पुरस्कारों के प्रतियोगिताओं के 3 चरण हैं। पहला, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे यह प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ सदस्य बोलने में प्रवीण हो, लिखने में प्रवीण हो, और उत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ सदस्य पत्राचार की भाषा में प्रवीण हो। तो हिंदी माध्यम और हिंदी माध्यम में के साथ साथ हम पुरस्कारों के माध्यम से यह माहौल बनाते हैं कि हिंदी भी एक ऐसी भाषा है राजभाषा के रूप में जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। जैसे हम यदि हिंदी में काम करते हैं तो हमारे कार्य को उच्च स्तर पर पुरस्कृत और प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो स्टाफ सदस्यों में एक अलग मनोबल का संचार के साथ साथ जो व्यक्ति पुरस्कृत होता है उसकी एक अलग छवि निर्मित हो जाती है संगठन के भीतर। तो हिंदी माह के अवसर पर जो प्रतियोगिताएं पुरस्कृत की जाती हैं, बहुत बड़ी क्षमता है व्यक्ति में, स्टाफ सदस्यों में संचार, बोलने की क्षमता का विकास, मंच पर आप एक अच्छे वक्ता बने। तो उसमें हिंदी माह की जो प्रतियोगिताएं हैं एक बहुत ही अच्छा प्रेरक साधन है। सर, आपने बताया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा कई बार बैठकें होती हैं, तिमाही, छमाही और वार्षिक स्तर पर। तो आजकल जो बैठकें हो रही हैं वो ई बैठक और ई निगरानी के माध्यम से ज़्यादा हो रही हैं, और इसकी सटीकता या इसकी पारदर्शिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, हिंदी के जो पदानुक्रम है, कई बार शीर्ष कार्यालयों में हिंदी अधिकारी के पद निर्धारित होते हैं, लेकिन हिंदी की जरूरत तो ऊपर से हर कार्यालय में है जी। तो जो नराकाश का आपने चर्चा की, तो नराकाश की छमाही बैठक होती है और साल में 2 बार है, और उसके जो नगर का जो
शीर्ष कार्यालय होता है या जो प्रमुख कार्यालय होता है, उसके प्रमुख अधिकारी को उसकी अध्यक्षता दी जाती है और छमाही बैठक में उसकी अध्यक्षता करते हैं। और उसका सचिव जो है वो आमतौर पर उस कार्यालय का हिंदी अधिकारी होता है, लेकिन कई बार वैसे भी हिंदी अधिकारी अगर वहाँ पे पद खाली है तो दूसरे भी कार्यालय के जो इच्छुक योग्य हिंदी अधिकारी हैं उनको भी कई बार पदभार सौंप दिया जाने की परंपरा है और नीतिगत नियम है। अब मैं बात आता हूं कि ई बैठकों के बारे में। कोविड के कोरोना काल के दौरान जब अधिकांश जो हमारा दैनिक कार्य है बाधित हुआ था, उस समय जो आमतौर पर हिंदी को गैर तकनीक की भाषा नहीं माना जाता, हम तकनीक से दूर, उस समय ये हिंदी और राजभाषा विभाग ने यह सिद्ध किया कि हिंदी हर कदम पर हर चाल में माहिर है। और उसी कोरोना के काल में हमने ई बैठकों का सफलतापूर्वक श्रृंखला प्रारंभ की। मैं स्वयं, मेरे पास नराकाश पलवल का कार्यभार था सदस्य सचिव जी, आपने सर तो बहुत कार्यभार उस समय ई बैठक के माध्यम से मैंने 4-5 बैठकों का, और इसमें बहुत अच्छा इसका फीडबैक जी आपने अपने वक्तव्य से हमें बहुत समृद्ध किया है सर, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। और अभी 25 वर्ष जो अंतराल है अमृतकाल का, तो हम यह समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि अब सिर्फ अनुशासन और नियम और कानून के फाइल तक ये बचा नहीं रहेगा, बल्कि मौलिक लेखन से जुड़ेगा, जन जन से जुड़ेगा, और यह हिंदी लोगों को जोड़ के रखेगा। तो हिंदी जोड़ती है, इस भाषा सेतु के रूप में हम हिंदी को स्वीकार कर रहे हैं। आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार।